नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज से हमने आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज शुरू कर दी है, जहां पर हम अलग अलग कैपिटल में कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज से हमने वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो आज हम बात करेंगे 1 से 2 लाख का अगर आपके पास कैपिटल होता है तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कितना एलोकेशन करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जनरली 1 लाख से 2 लाख का पोर्टफोलियो एक न्यू कमर का ही पोर्टफोलियो होता है, या तो फिर एक छोटे रिटेल निवेशक का पोर्टफोलियो होता है। तो जो न्यू कमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मार्केट्स की वजह से। मार्केट्स में तेज़ी देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन जब गिरावट आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब कैसे वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। कैपिटल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे पोर्टफोलियोज मैंने देखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे होते हैं। वो अपने लॉस में चल रहे पोर्टफोलियो को अपने लेवल पर लाने में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उसका सिंपल सा रीज़न है, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में जाओ, ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स दिखेंगे, वहाँ जाओ, ये ले लो, वो ले लो, इतना ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर जरूर देंगे। और साथ ही साथ इन्वेस्ट हमें धीरे धीरे करना चाहिए। न्यू कमर काफी एक्साइटेड होते हैं, उन्हें लगता है बस ये तो चलने लगा है, अभी भागेगा भागेगा भागेगा, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, सब पैसे एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, सब के सब पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करना गलत होगा। हमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने कैश को हाथ में रखना चाहिए और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। छोटे पोर्टफोलियो के लिए सेक्टर्स का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे पोर्टफोलियो वालों को फोकस करना चाहिए एफएमसीजी सेक्टर पर। एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है, भले ही लोग इसे निगलेक्ट करते हैं क्योंकि बोलते हैं कि स्लो सेक्टर है, इसमें हमें रिटर्न जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये एक सेफ सेक्टर है, भले ही धुआंधार रिटर्न हमें बनाकर नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न भी बनाकर देता है। हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने वाला ही सेक्टर है। मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा एक उदाहरण के साथ। आपको पता होगा जब मार्च में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी तो एफएमसीजी सेक्टर इंक्लूडिंग सब कुछ गिरा था, लेकिन जब मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, फिर बाद में थोड़ी सी तेजी शुरू भी हुई थी, तभी एफएमसीजी स्टॉक्स, एचयूएल जैसे स्टॉक, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे। क्योंकि सबको पता है डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, इन स्टॉक्स की हमेशा यूज़ होने ही वाला है, ये स्टॉक्स की हमेशा डिमांड रहने ही वाली है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो ये स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। कंज्यूमर गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स की भी हमें रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रिलैक्स हो गया, बाटा हो गया, टाइटन हो गया, ऐसी सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सारे स्टॉक्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल सेक्टर। आपको पता ही होगा इंडिया में केमिकल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं पिछले 5 या 10 सालों से, और इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो केमिकल सेक्टर में भी हमें इन्वेस्ट करना भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर हो गया यानी कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, एनबीएफसीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी की जो नींव होती है वो फाइनेंस सेक्टर में ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटता भी है जब मार्केट में गिरावट आती है, इसलिए एसेट एलोकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने वाले सेक्टर्स हो गए पावर सेक्टर। पावर सेक्टर काफ़ी हैवी होता है, इसमें कभी भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है तो कभी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, रिटेल निवेशक इसमें फंस जाते हैं, इसलिए इसे भी अवॉइड करना बेहतर होता है। और साथ ही साथ मेटल सेक्टर को भी हमें अवॉइड करना चाहिए अगर आप न्यू कमर हैं। और साथ ही साथ रियल एस्टेट, आपको पता होगा रियल एस्टेट भी काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो इसे भी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए।
और ऑयल सेक्टर हो गया, इसे भी अवॉइड करना बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में भी आपको काफ़ी समय से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। हैवी एसेट इंडस्ट्री है तो इसे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। और फार्मा सेक्टर में मैं आपको अवॉइड करने को इसीलिए कह रहा हूँ कि ये फार्मा स्टॉक्स अभी भले ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड में देखने को मिले, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने निकाल दे तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज है जो कि 1200 की थी। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लेनमार्क ले लेते हैं, 1200 की वो कंपनी थी, 200 के आसपास फिलहाल मिल रहा था। ऐसा क्यों? मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। कोई भी फंडामेंटल रीजन नहीं है, अच्छी कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बिजनेस इसका बढ़ रहा है, फिर भी स्टॉक नीचे आ रहा है क्योंकि एक रेगुलेटरी ने उसको परमिशन नहीं दी थी कि आप यहां पर हमारी दवाएं नहीं बेच सकते। ऐसे रीजंस की वजह से फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए जनरली मैं फार्मा सेक्टर छोटे पोर्टफोलियो को, न्यू कमर्स को अवॉइड करने को कहता हूं, लेकिन बाकी डिसीजन आपका है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने कहा है कि यहां पर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं। जैसे कि इंफ्रा हो गया तो इंफ्रा में L&T काफी अच्छा है, उसे आप ऐड कर सकते हैं। ऑयल सेक्टर में रिलायंस हो गया तो क्या रिलायंस खराब कंपनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहां पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि कितने शेयर्स रखूं, 10 रखूं, 15 रखूं, 20 रखूं। लेकिन मेरा मानना है कि 5 से 7 शेयर्स बहुत हो जाते हैं अपने 1 लाख से 2 लाख के पोर्टफोलियो में। आप उसे अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 5 से 7 शेयर होने चाहिए? तो यू कैन फॉलो ईजिली, आप हर एक शेयर को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। अगर आपके पास 20 शेयर हैं लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह से फॉलो ही नहीं कर पाते हैं तो मतलब क्या हुआ इतने सारे शेयर्स लेने का? भले ही सब अच्छे शेयर्स हैं लेकिन अगर आप एक को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं तो मतलब ही नहीं होता है। आप अगर 5 से 7 शेयर्स लगते हैं तो उसके हर एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अच्छी तरह से फॉलो कर पाते हैं। साथ ही साथ कोई कमेंट्री आती है, साथ ही साथ कोई न्यूज़ आती है तो उसे अच्छे तरह से समझ पाएंगे और साथ ही साथ उसकी तरह से ही अपना डिसीजन बदल पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि क्यों हमें कम शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। नेक्स्ट है कि आप उसे अच्छी तरह से एवरेज कर पाएंगे। सपोज यहाँ पर गिरावट आती है, आपके पास 20 शेयर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप सबको अच्छी तरह से एवरेज कर पाएंगे? लोगों के पास जनरली इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि 20 शेयर्स को अच्छी तरह से एवरेज कर पाए अगर उनका पोर्टफोलियो 1 लाख का ही है तो। अगर आपके पास 5 ही शेयर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में तो उसे अच्छी तरह से आप एवरेज कर पाएंगे, उसे क्वांटिटी को ऐड कर पाएंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा रीज़न है हायर रिटर्न्स। आपको पता होगा निफ्टी 50 का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। निफ्टी 50 हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 कैसी चल रही है उससे दूसरे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो निफ्टी 50 में जो शेयर्स सिलेक्ट किए जाएंगे वो बेस्ट शेयर्स होंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे। 50 शेयर्स हैं तो निफ्टी 50 का रिटर्न्स कितना आता है मुझे बताइए। जनरली अगर एक साल में हमें 10 से 15% के रिटर्न्स निफ्टी 50 में देखने को मिलते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने स्टॉक्स पर 10 से 15% के रिटर्न पर खुश हो जाएंगे? तो मेरा मानना रहेगा कि आप यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, आपको थोड़े से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। क्योंकि निफ्टी 50 में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि लैग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। आपको पता ही होगा निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि उसमें भी मेटल सेक्टर्स आते हैं, ऑयल सेक्टर आते हैं, तो वहाँ पर PSU स्टॉक्स भी है। तो PSU स्टॉक्स नीचे जाते हैं, कुछ स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो उसके रिटर्न एवरेज हो जाते हैं। अगर आपके पास भी 25 स्टॉक है यानी कि निफ्टी 50 का आधे स्टॉक है तो आपका भी रिटर्न एवरेज हो जाएगा। आपके 25 में से 5 स्टॉक ऊपर भागेंगे, 5 स्टॉक नीचे भागेंगे, 10 स्टॉक उधर ही खड़े रहेंगे, तो आपका रिटर्न एवरेज हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने स्टॉक्स को फोकस में रखिए। 5 से 7 स्टॉक्स एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग लीजिए, अपने अपने सेक्टर के मार्केट लीडर को चूज कर लीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो सेक्टर्स बताए थे उनमें से कुछ बेस्ट स्टॉक्स बताए हैं जिन पर आप फोकस रख सकते हैं। वहाँ पर FMCG सेक्टर में से है HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, ITC और डाबर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि ITC एक प्योर FMCG कंपनी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग उसे FMCG में ही गिनना चालू कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन अगर आप इसे FMCG नहीं समझते, अगर आप इसे एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये भी टोटली आपका डिसीजन रहेगा। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको वेट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर 10 साल के लिए पेशेंस रख पाएंगे तो ही ITC में इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चारों शेयर्स में से कौन से भी शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, पांचों शेयर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नेस्ले मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि अच्छी कंपनी है, लेकिन एक छोटे पोर्टफोलियो के इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि महंगा शेयर है। अगर गिरावट आती है तो इसे आप एवरेज करने में शायद मुश्किल ही हो सकती है। नेक्स्ट है IT सेक्टर। तो TCS, इन्फोसिस और HCL टेक, तीनों के तीनों अच्छी कंपनीज है। TCS, इन्फोसिस और HCL टेक तीनों में से आप कौन सी भी शेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है केमिकल सेक्टर, पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ, अतुल, दीपक नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपको बता दूं पीडीलाइट कुछ अलग ही टाइप की है, मोनोपोली वाला बिजनेस है, आधे से उसमें काम करने वाली बिजनेस है, केमिकल स्टॉक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इन सारी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसी के बाद अपना स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा। कंज्यूमर गुड्स यानी कि कंजम्पशन से मैंने चुने हैं रिलैक्सो, बाटा, टाइटन और वोल्टास को। काफ़ी और भी ज़्यादा स्टॉक है, कुछ मैं मिस कर दे जाता हूं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कौन से दूसरे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने मिस कर दिए। तो यहाँ पर आप कंजम्पशन में कौन से भी एक स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं, रिलैक्सो, बाटा, टाइटन और वोल्टास को। इन सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस सेक्टर, इसे मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इस पर थोड़ी सी डीप में मुझे चर्चा करनी है। एचडीएफसी ग्रुप यानी कि इसके चारों स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, चारों के चारों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, अलग अलग मैंने नहीं लिखे हैं, सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इन किसी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक बैंक, यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को भी चूज किया, ये भी बैंक सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। नेक्स्ट है एनबीएफसी का मार्केट लीडर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस इंक्लूडेड होता है और साथ ही साथ बजाज की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट है गोल्ड लोन बांटने वाली मुथूट फाइनेंस। जनरली मैंने देखा है कि लोग बीएफएसआई सेक्टर में ओवर एक्सपोजर बहुत कर देते हैं। एचडीएफसी बैंक ले लेंगे, आईसीआईसीआई बैंक ले लेंगे, बंधन बैंक ले लेंगे, फेडरल बैंक ले लेंगे, बजाज फाइनेंस ले लेंगे, मुथूट फाइनेंस ले लेंगे, चोलामंडलम ले लेंगे। इतना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोजर किसी भी सेक्टर में नहीं करना चाहिए, और वो भी स्पेशली बीएफएसआई सेक्टर में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा ये गिरता है और मार्केट में जब तेज़ी आती है तो सबसे ज़्यादा यही चढ़ता है। तो इसीलिए ऐसे समय पर इसमें इन्वेस्ट कीजिए जब आपको लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी भयंकर गिरावट हो चुकी है और यहां से डाउन साइड लिमिटेड है, यानी कि रिस्क लिमिटेड है, तभी ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। क्योंकि जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वो कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है जिसको इसने लोन दिया है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देना चाहूंगा इंडसइंड बैंक, उसकी खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसने लोन दिया है वोडाफोन आइडिया को। अभी वोडाफोन आइडिया खुद डिफॉल्ट कर रहा है, इसी वजह से इंडसइंड बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और वो हिसाब से इसमें एक्सपोजर करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। अच्छे स्टॉक्स तो हम एक बार ले लेते हैं, लेकिन एक स्टॉक में कितना पैसा लगाना है वो हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एलोकेशन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि पर सेक्टर हमें 20% से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ एफएमसीजी एक सेफ सेक्टर है, लेकिन उसमें भी कभी भी 20% से ज़्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैपिटल है 1 लाख का तो 20,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट एफएमसीजी में नहीं होना चाहिए। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में भी आप ले सकते हैं। सपोज आपने लिया है आईटी सेक्टर, तो वहां पर भी 20% से ज्यादा का एलोकेशन नहीं होना चाहिए। और पर स्टॉक की बात करें तो यहां पर 15 to 20% का ही कैपिटल लगाना चाहिए। आपका टोटल पोर्टफोलियो है 1 लाख का, और अगर आपने किसी में 50,000 लगा दिए हैं तो वो एक हेल्दी पोर्टफोलियो नहीं है। अगर एक स्टॉक में लगाने हैं तो 20% से कम का ही हमें एलोकेशन करना चाहिए। 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो सपोज आपने एचयूएल में पैसे लगाए हैं तो 20,000 से ज़्यादा पैसे एचयूएल में नहीं लगने चाहिए, ये एक बेसिक रूल होता है। और कैश इन हैंड की बात करें तो मिनिमम 30% का हमारे पास कैश होना चाहिए। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो हम उसके लिए तैयार होने चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी रहते हैं, इसलिए तेजी आती है तो भी हमारे पास फायदा है, और अगर गिरावट आती है तो उसके लिए हमें तैयार भी रहना जरूरी है। मैं आपके सामने एक मॉडल पोर्टफोलियो लाया हूं जो कि 2 लाख का पोर्टफोलियो है। यहां पर मैंने अपने हिसाब से स्टॉक्स लिए, लेकिन आप इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एचयूएल में मैंने 28,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, टीसीएस में 28,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, एचडीएफसी बैंक में 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, बजाज फाइनेंस में 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, आरती इंडस्ट्री में 28,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और रिलैक्सो में 28,000 का, और साथ ही साथ कैश इन हैंड है मेरे पास 60,000। तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो हो सकता है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर एचयूएल यानी कि एफएमसीजी से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक को चूज किया है, एचयूएल को। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है 28,000 का। टीसीएस यानी कि आईटी सेक्टर में भी मैंने ऐसे किया है, केमिकल सेक्टर में भी एक ही स्टॉक लिया है, कंज्यूमर गुड्स में भी एक ही स्टॉक लिया है। लेकिन मैंने जो एनबीएफसी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बीएफएसआई सेक्टर है, वहां पर मैंने 2 स्टॉक्स लिए हैं, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। जो एक है बैंकिंग स्टॉक है और दूसरा है एनबीएफसी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कैसे ये थर्ड पार्टी पर डिपेंड करते हैं, जिस पर मैंने लोन लिया है,
जिसको मैंने लोन दिया है वो कैसा परफॉर्म करेगा, वो हिसाब से मुझे पैसे वापस मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर दो स्टॉक्स लेना ज़रूरी है। किसी भी एक ही एनबीएफसी है या फिर एक ही बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपने जो बीएफएसआई सेक्टर के लिए पैसे एलोकेट किए हैं वहाँ पर कम से कम दो स्टॉक्स तो होने ही चाहिए, और साथ ही साथ कैश इन हैंड तो बहुत ही ज़रूरी है। इस मॉडल पोर्टफोलियो में मैंने 6 शेयर सिलेक्ट किए हैं। मैंने जनरली भी यही कहता हूं कि 5 से 7 शेयर्स बहुत हो जाते हैं एक छोटे पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर एक आध शेयर ऊपर नीचे भी हो सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कितना पैसा आप एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी इम्प्लाई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसी दिन पर करंट मार्केट प्राइस पे इस सब में आपको इतना ही पैसा लगा देना है। अच्छे प्राइस पर लेना, अच्छे सपोर्ट के प्राइस पर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमने बात की है पोर्टफोलियो की 1 लाख से 2 लाख के पोर्टफोलियो, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से छोटा है तो भी आपको सारी की सारी वही बातें फिक्स होंगी। कौन से सेक्टर्स अवॉइड करने हैं, कौन से सेक्टर्स को फोकस करना है, कितने पैसे कितने एलोकेट करने हैं, वो सभी की सभी आपको बातें सूट होंगी। लेकिन कितने स्टॉक्स रखने हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। अगर 30,000 से छोटा का पोर्टफोलियो है तो 2 स्टॉक्स बहुत हो जाते हैं। उसमें भी मैं स्पेशली कहना चाहूँगा HUL और TCS, यानी कि IT सेक्टर और FMCG सेक्टर्स को आप रख सकते हैं, जिसमें मैं प्रेफर करूँगा HUL और TCS को। नेक्स्ट है 30,000 से 60,000, 2 से 3 स्टॉक्स आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर HUL TCS में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर एक स्टॉक कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर का पीडीलाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट है 60,000 से 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो यहां से 3 या 5 स्टॉक्स बहुत हो गए। कौन से भी जो सेक्टर्स मैंने बताए, जैसे कि केमिकल सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, FMCG हो गया, IT हो गया, कंजम्पशन हो गया, वहां से आप कोई भी सेक्टर में से एक एक स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्डअप कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर जरूर दे सकता है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्लीज आप छोटे पोर्टफोलियो जिनके हैं वो पेनी स्टॉक्स में ना जाए। ये स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, इसे अपर सर्किट लग रही है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। मैंने कई लोगों के पोर्टफोलियो जैसे देखे हैं, जो छोटे पोर्टफोलियो है वो अलग अलग स्टॉक में निकल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, पेनी स्टॉक्स में चले जाते हैं, उनके पैसे अल्टीमेटली टूट जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो लॉस में आ जाता है और वो पूरी मेहनत उसी में लगाते हैं कि वापस उनका पोर्टफोलियो ऊपर आ जाए और फ्लैट रिटर्न्स तो कम से कम देखने को मिले, लॉस से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर आप फोकस कीजिए, लार्ज कैप पर जनरली फोकस कीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। और साथ ही साथ हो सके उतना मार्केट के लीडर को चुनिए, अपने सेक्टर के मार्केट लीडर को ही चुनना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी वीडियो मैंने बना दिया है, बाकी डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।